नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। जहां गूंजती है घंटी वहां खत्म होती है नेगेटिविटी। पूजा में घंटी बजाना क्यों है जरूरी? घंटी की गूंज और ओम का क्या है संबंध? सुबह हो या शाम, मंदिरों में एक मधुर ध्वनि जो हर किसी को सुकून देती है वो है पूजा की घंटी की आवाज। ये महज एक साउंड नहीं बल्कि आस्था, ऊर्जा और पॉजिटिविटी का प्रतीक है। जैसे ही मंदिर की घंटी बजती है ऐसा लगता है मानो आसपास की सारी नेगेटिविटी दूर हो रही हो और वातावरण पवित्र हो रहा हो। पर क्या आप जानते हैं पूजा की घंटी के पीछे का ज्योतिषीय और वैज्ञानिक पहलू क्या है? पूजा की घंटी कैसे हमारे मन और शरीर को हेल्दी बना सकती है? पूजा की घंटी कैसे हमारे आज और आने वाले कल को संवार सकती है? साथ ही घंटी बजाने के कुछ नियम भी हैं जो कि सभी को जरूर जानने चाहिए। तो कहीं मत जाइएगा और बने रहिएगा आज के हमारे कालचक्र के साथ। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले पंडित जी से जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 19 मई 2026 दिन मंगलवार। आज अधिक ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि दोपहर 2:18 तक। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू होगी। मृगशिरा नक्षत्र सुबह 8:41 तक था। इस समय आर्द्रा नक्षत्र शुरू हो चुका है। धृति योग शाम 5:49 तक। इसके बाद शूल योग शुरू होगा। आज रवि योग बना हुआ है और इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे मंगलवार है तो राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। यमगंड काल रहेगा सुबह 10:35 से तक और गुलिक काल रहेगा दोपहर 12:18 से दोपहर 2 बजे तक। इन अशुभ समयों में उत्तर दिशा की यात्रा ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आज की इस खास चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि पूजा में घंटी बजाना जरूरी क्यों होता है? क्यों घंटी के बिना हर आरती अधूरी है? साथ ही घंटी के पीछे का वैज्ञानिक पहलू क्या है? सबसे पहले पंडित जी हमारे दर्शकों को यही बताइए। हम तो अभी तक यही जानते थे, मैं खुद भी, कि घंटी बजाने के पीछे एक बहुत ही सुंदर ध्वनि है, एक मधुर स्वर है, लेकिन इसके मायने भी हैं कुछ। देखो दिव्या, घंटी से एक ध्वनि निकलती है। उस ध्वनि को शब्द शक्ति कहते हैं। अंग्रेजी में कहें तो साउंड एनर्जी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति जब सोने जाता है, सोने की प्रक्रिया अपने बिस्तर पर शुरू करता है, तो सबसे पहले उसकी इंद्रियां 10, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये जाकर धीरे धीरे मन में विलय करती हैं। जब इंद्रियां मन में विलय करती हैं तो मन जाकर के बुद्धि में विलय करता है और बुद्धि जाकर के अहम में विलय करता है। अहम जाकर के अविद्या में प्रवेश करता है। जब अहम अविद्या में प्रवेश कर जाता है तब आदमी को ये याद नहीं रहता मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ। नाना प्रकार के स्वप्नों में घूमता रहता है, नाना प्रकार के चिंतन में दृश्य देखता रहता है। उसे यह आभास नहीं कि मैं कौन हूँ और सो रहा हूँ या कहाँ हूँ, कैसे हूँ। ये सारी स्मृतियाँ अविद्या में जाने के बाद खत्म हो जाती हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने पत्नी या बच्चे के साथ या कोई माँ अपने बच्चे के साथ स्वप्न देख रही है कि वो स्वप्न में हरिद्वार गई है, गंगा स्नान की है और उसका बच्चा मेले में खो गया और बच्चे के पास मोबाइल भी नहीं है, बच्चा छोटा है। अब वो पागलों की तरफ इधर उधर भागेगी बच्चे को खोजने के लिए और एकदम उसकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। परेशानी उसकी सीमा नहीं, एकदम दुखों से सराबोर हो जाएगी। लेकिन अगर उसको 2 बार 3 बार उसका नाम लेकर बुलाया जाए तो जाग जाएगी और देखेगी कि बच्चा मेरे पास है। उसके हृदय की धड़कन कुछ जरूर बढ़ी रहेगी, पल्स रेट बढ़ी रहेगी, लेकिन उसे सुकून मिल जाएगा कि बच्चा मेरे पास है।
ये अविद्या के क्षेत्र में प्रवेश करने की किसकी सामर्थ्य है? साउंड एनर्जी की। आप उसका 100 बार नाम लिख के बेड पे रख दीजिए, जग जाएगा? पूरे भारत की सेना की नाकेबंदी करवा दीजिए, वो जग जाएगा? बिना नाम लिए जगाने की कोई ताकत नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। जगाना ही इसी से है, साउंड एनर्जी के द्वारा। तो ये घंटी भी एक तरह की साउंड एनर्जी है जो हमारे अविद्या के क्षेत्र में प्रवेश करती है। अच्छा। अहम जहां अविद्या में प्रवेश करता है, उस अविद्या के क्षेत्र में एक घंटी की ध्वनि जाती है और वहां से हमारे शक्ति का संचार होता है और वो पॉजिटिविटी हमारे चेहरे पर दिखती है। वो पॉजिटिविटी हमारे हृदय को प्रसन्न करती है और उस पॉजिटिविटी के कारण हम प्रसन्न चित्त होकर के अपने कामों के प्रति सही निर्णय ले पाते हैं। सनातन धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अनावश्यक रूप से थोपा गया हो। अब लोगों को तो लगता है कि नहीं, घंटी बजाना चाहिए। अरे घंटी बजाने का लॉजिक क्या है, वो भी तो सोचिए। अविद्या के क्षेत्र में अगर शब्द जाते हैं तो घंटी भी तो शब्द है ना, वो भी तो अविद्या के क्षेत्र में प्रवेश करेगी। इसीलिए भगवान राम ने सबरी को जब नवधा भक्ति बताई है तो उन्होंने कहा है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप में मेरा दृढ़ विश्वास है और ये मेरी 5वीं भक्ति है। तो एक तरह से ये साउंड एनर्जी जो है हमारे अविद्या के क्षेत्र में प्रवेश करके और वहाँ की नेगेटिविटी को दूर करती है, सकारात्मकता लाती है। तो घंटी बजाना सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। हमारे ऋषियों ने ध्वनि, ऊर्जा और मन के संबंध को समझकर इस परंपरा को अपनाया। सनातन धर्म में शंख और घंटी बजाना पूजा का अनिवार्य हिस्सा माना गया है। मंदिरों में बड़ी घंटियां या घंटा लगाया जाता है ताकि इसकी ध्वनि दूर तक फैल सके। घंटी का उल्लेख स्कंद पुराण, अग्नि पुराण और कई ग्रंथों में मिलता है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब सृष्टि का सृजन हुआ उस समय जो आवाज गूंजी थी वो घंटी की आवाज थी, उसी नाद का प्रतीक माना जाता है। इसलिए बहुत ही प्राचीन समय से पूजा आरती करते समय घंटी बजाने का प्रचलन चला आ रहा है। मंदिर की घंटी ज्यादातर पीतल या तांबे से बनी होती है। इससे निकलने वाली आवाज संतुलित और मीठी होती है। घंटी बजाने से कंपन होता है जो आसपास के वातावरण को नई ऊर्जा देता है। घंटी की ध्वनि कुछ सेकंड तक गूंजती रहती है, वातावरण से नकारात्मक तरंगों को कम करती है और वातावरण को शुद्ध करती है। स्कंद पुराण के अनुसार घंटी बजाने से इस जन्म और पिछले जन्मों के पाप भी नष्ट होते हैं। घंटी का मुख्य उपयोग पूजा की शुरुआत को दर्शाने के लिए होता है। घंटी बजाते ही दिव्य शक्तियों को आवाहित किया जाता है। घंटी की ध्वनि को ओंकार की अनाहत ध्वनि के समान माना जाता है। घंटी की ध्वनि से ओम जैसी सकारात्मक तरंगे उत्पन्न होती हैं। घंटी की ध्वनि का आज्ञा चक्र को जागृत करने वाला माना गया है। घंटी की ध्वनि को नाद कहा जाता है, जिसे ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है। घंटी को शुभता और मंगल का प्रतीक माना जाता है। घंटी को देवताओं का आसन भी माना गया है। घंटी का शरीर अनंतता का प्रतीक है। घंटी की जीभ मां सरस्वती का स्वरूप है। घंटी का हैंडल हनुमान, गरुड़, नंदी और चक्र का प्रतीक है। घंटी की पूरी संरचना प्राण शक्ति को दर्शाती है। घंटी बजाने से केतु ग्रह का अशुभ प्रभाव कम होता है। राहु केतु कमजोर हैं या अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो अपने घर में हर रोज सुबह शाम पूजा करके घंटी जरूर बजाएं। दीपावली की रात में माँ लक्ष्मी की पूजा करने के बाद घर के हर हिस्से और कोने में घंटी बजाने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और अशुभ शक्तियों का विनाश होता है। आज जब ये कार्यक्रम कर रहा हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। आज के 60 साल के पहले
जब हम लोगों की उम्र 5 साल, 7 साल, 8 साल की हुआ करती थी, तो गांव में जब दिवाली मनाई जाती थी तो उस समय मिट्टी की घंटियां जो है, मिट्टी के बर्तनों के साथ मिट्टी की घंटियां भी जो है, अच्छा, वो मतलब कि घरों में खरीदी जाती थी। और उसमें एक छेद बना होता था, उसमें धागा डाल करके एक छोटी सी मतलब वो घंटी बजाने वाली होती थी, उसमें धागा पिरो करके और उसकी एक ऊपर से गोल डंडी बनी होती थी। तो उसको लेकर के हम बच्चों को चारों तरफ से माएँ बैठा लेती थी, ठीक है। और जब लक्ष्मी की पूजा करने लगती थी तो हम लोग घंटी बजाते थे और कहते थे कि कुछ कहते थे जिसमें ये कहते थे कि जय को रोटी रोजे होए, मतलब जय की रोटी रोजे होए, मतलब कि लक्ष्मी की इतनी शुभता हो कि जौ की रोटी रोज बने, ठीक है। उस समय गेहूं की कल्पना भी नहीं थी। गेहूं का प्रादुर्भाव यहाँ 1970 के बाद हुआ है। उसके पहले तक यहाँ का मुख्य खाद्यान्न सामग्री जो थी वो जौ था। जौ, चना, ये सब चीज़ें मिला करके जो है वो रोटियां बनती थी। अच्छा। जब रिश्तेदार आते थे, मामा उमा आ गए, कोई रिश्तेदार आ गया, तो हम लोग चाची से जाके कहते थे आज मेरे लिए भी एक गेहूं की रोटी रख देना। समझ रही हो, ऐसा था। इसीलिए तो लाल बहादुर शास्त्री को कहना पड़ा कि सब लोग एक एक दिन का व्रत करिए ताकि हमारे देश का राशन बच सके और हम अपने ऊपर डिपेंड हो सकें। ये तो जब 1970 के बाद इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति लाई है, तो उस हरित क्रांति के बाद गांव में ट्यूबवेल का प्रचलन हुआ और गेहूं की खेती होने लगी। और जब से गेहूं की खेती होने लगी पूरे भारत में, तब से भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। लेकिन सन 1967 तक की बात बता रहा हूं, बहुत भयंकर सूखा पड़ा था। उस समय सुना हूं कि विदेश से लाल ज्वार मंगाया जाता था यहाँ के लोगों को खाने के लिए। तो मुझे वो घंटी, दिवाली वाली घंटी याद है। हाँ, दिवाली की पूजा रोजई होए, जय करोटी रोजई होए, घंटी बजाते हुए सब हम बच्चे लोग कहते थे। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि घंटी का, अब वहाँ पीतल की घंटी खरीदने की सामर्थ्य नहीं थी, पीतल की घंटी नहीं खरीदी जा सकती थी, तो मिट्टी की घंटी बजती थी। पहले मिट्टी के हाथी घोड़े खिलौने होते थे, मिट्टी का जांत होता था। हम लोग जब मेला में जाते थे तो बच्चियां जो है मिट्टी का जांत खरीदती थी, लड़के मिट्टी के हाथी घोड़ा खरीदते थे और उसे गांव के ही मतलब कि कुम्हार जो है बनाते थे और उसे पेंट वेंट करके बेचते थे, उनकी अच्छी खासी बिक्री होती थी। अब मेला में ये सब चीज़ें गायब हैं, न मिट्टी का घोड़ा, न मिट्टी का हाथी, न मिट्टी का बैल, न मिट्टी का कुछ, ठीक है। तो कहने का मतलब कि घंटी जो है ये हमारे सनातन धर्म से बहुत ही नज़दीक का संबंध रखती है और इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह पूरे घर के वातावरण में फैलता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच अब बात कर लेते हैं मेष राशि के राशिफल की। कैसी रहेगी मेष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, पंडित जी से जानेंगे। देखो, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में इस समय मंगल स्वगृही है, आपका राशि स्वामी, लेकिन आपके व्यय भाव में शनि बैठा हुआ है और आपके सहज भाव में इस समय चंद्र, शुक्र और गुरु की स्थिति है। तो खर्च तो बढ़ सकता है और रिश्तेदारों पर खर्च बढ़ सकता है। आज आप किसी रिश्तेदार की मदद करने में खर्च करेंगे और नई योजनाओं पर काम शुरू करने का दिन है। और कुटुंब भाव में सूर्य बुध की स्थिति, परिवार पर समय देंगे, परिवार के साथ समय बिताएंगे। लेकिन बात यह है कि मंगल की जो स्थिति है, ये इस समय मंगल वृषभ राशि के नवमांश में है, जिसके कारण आपको लेथर्जी, तनाव और थकान महसूस हो सकती है। आप अपना आत्मविश्वास डगमगाने ना दें। बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी।
अब बारी वृषभ राशि के राशिफल को जानने की। तो कैसी रहेगी वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, आपके राशि में इस समय बुधादित्य योग बना हुआ है। सूर्य आपके चतुर्थ भाव का स्वामी होकर के लग्न में है और धन भाव का स्वामी बुध आपके राशि में है। आज अगर आप कहीं पैसा लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से फायदा रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाग्य बहुत अच्छा हो तो फैसला जैसे चाहें वैसे ले लें। सूझबूझ के साथ फैसला लेंगे तो एक ज़्यादा अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। और कार्य क्षेत्र में अगर मेहनत करेंगे, आलस्य नहीं करेंगे तो उसका भी आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। जीवन साथी या जीवन संगिनी से या जीवन में होने वाले जीवन साथी जीवन संगिनी से रिश्ता मजबूत होगा। मानसिक स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपका शुक्र इस समय चंद्रमा के साथ द्वितीय भाव में है और शनि के केंद्रीय प्रभाव में है। इसलिए मेंटल टेंशन से बचने की कोशिश करिए और अनजान लोगों के साथ साथ अपनों से भी सतर्क रहें। मसूर की दाल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब अपनी चर्चा पर लौटते हैं। और चूंकि आज हम बात कर रहे हैं पूजा की घंटी की, इसके क्या मायने होते हैं, इससे कैसे लाभ मिलता है, तो अब पंडित जी से जानते हैं कि पूजा की घंटी कैसे हमारे मन को मजबूत रख सकती है, कैसे हमें तनाव, चिंता और एंग्जाइटी से निजात दिला सकती है, क्या है घंटी बजाने के फायदे, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, मात्र एक घंटी बजाने से जो इतना तनाव, एंग्जाइटी है, मात्र मत कहो, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा। इसको मात्र मत कहो, ये बहुत बड़ी चीज है। ये जो खुशी आपको बहुत कोशिश करके उपलब्धि से मिलती है, वो खुशी आपको 2 मिनट के अंदर घंटी दे देती है। और मनुष्य जीवन के सफलता का सबसे बड़ा मापदंड है कि वो अपने वर्तमान में प्रसन्न रहे। क्योंकि देखो, जब शरीर है दिव्या, तो प्रारब्ध आपका क्या है क्या नहीं है इसे आप नहीं जानते। दुख सुख तो सबको भोगना पड़ेगा। यहाँ तो अगर भगवान आते हैं तो अगर राज्याभिषेक होना है तो वनवास हो जाता है। भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, उन्हें माँ के स्तन का पान करना चाहिए तो वो कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। अगर भगवान लोगों के साथ ऐसा कुछ होता है या उनकी इच्छा से ही होता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्हीं की मतलब कि माया का एक प्रपंच का हिस्सा है, तो फिर हम मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव क्यों नहीं हो सकता है? हम मनुष्य के जीवन में ऊंच नीच क्यों नहीं हो सकता है? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। हमने जो कर्म किए हैं, जो हमारा प्रारब्ध है, जिससे हमारा शरीर निर्मित हुआ है, उस प्रारब्ध के अनुसार रोग, शोक, अभाव, प्रसन्नता, खुशी, राज्य प्राप्ति, सारी चीजें होती हैं। लेकिन उसमें जो घंटी है, ये हमारे मन को प्रसन्न करती है, हमारे मन को आह्लादित करती है। और हर पूजा उपासना का एक ही मकसद होता है कि हम कैसे अंदर से प्रसन्न रहें, कैसे हमारे अंदर आत्मविश्वास रहे, कैसे हमारा मन दुखों से बाहर रहे, चाहे वो कृत्रिम रूप से हम अपने मन को ऐसा बना लें। इसीलिए बड़े बड़े संत कहते हैं कि न सुख इस दुनिया में है न दुख इस दुनिया में है। सुख और दुख का इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व किसका है? मन का। मन किसी चीज को सुख मान लेता है तो सुख, और दुख मान लेता है तो दुख। जिसका वियोग हो जाता है उसको दुख मान लेता है, और जो प्राप्त कर लेता है उसको सुख मान लेता है। हकीकत में सुख और दुख दोनों कुछ नहीं है। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो, ये गीता का श्लोक है कि मनुष्य का मन ही जो है बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मनुष्य ने मान लिया कि मुझे मोक्ष होगा और उसे दुनिया की कोई ताकत समझाए कि मोक्ष नहीं होगा तो भी वो ना माने, नहीं मोक्ष होगा तो होगा। और अगर मान लिया कि नहीं, मैंने तो इतने इतने पाप किए हैं, इतने इतने गलत काम किए हैं, मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी, तो सचमुच में नहीं मिलेगी, सचमुच में नहीं मिलेगी। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, उसमें घंटी हमारे विश्वास का प्रतीक है और प्रसन्नता का और प्रसन्नता का भी प्रतीक है। हाँ।
तो जब हम घंटी बजाते हैं तो उसकी ध्वनि से मस्तिष्क के दोनों हिस्से सक्रिय हो जाते हैं। घंटी की ध्वनि मस्तिष्क में डोपामिन और सेरोटोनिन के स्राव को प्रभावित करती है। घंटी की ध्वनि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है। ये जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा। और हृदय गति को संतुलित रखती है। यही कारण है कि मंदिर में गृह प्रवेश करते समय घंटी बजाते हुए लोग प्रवेश करते हैं। इससे मन शांत रहता है। घंटी से तनाव, चिंता, अवसाद, मानसिक कुंठा, असंतोष ये सब दूर होता है और घंटी की ध्वनि मस्तिष्क में चल रहे अनावश्यक विचारों को रोकती है। ऐसे में व्यक्ति तनाव से मुक्त हो जाता है, जागरूक और केंद्रित महसूस करता है। घंटी की आवाज़ मेडिटेशन में भी मदद करती है। घंटी बजाने से आभा मंडल यानी ऑरा शुद्ध होता है। घंटी की आवाज़ नर्वस सिस्टम को शांत करती है, एंजाइटी को कम करती है, व्यक्ति को मेडिटेटिव अवस्था, ध्यान की स्थिति में ले जाती है। पूजा से पहले घंटी बजाने से मन का भटकाव दूर होता है। मन एक स्थान पर केंद्रित हो जाता है। ऐसे में पूजा करने वाले व्यक्ति की एकाग्रता में वृद्धि होती है। घंटी बजाने से स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर पड़ता है। घंटी बजाते समय व्यक्ति बाकी समय की तुलना में गहरी सांस लेता है। इस प्रक्रिया से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह सुधरता है। घंटी की ध्वनि शरीर के 7 चक्रों को सक्रिय करती है, चाहे वो मूलाधार चक्र हो, चाहे स्वाधिष्ठान चक्र हो, चाहे मणिपूरक चक्र हो, चाहे अनाहत चक्र हो, चाहे विशुद्धि चक्र हो, चाहे आज्ञा चक्र हो, चाहे सहस्रार हो। इन 7 चक्रों को एक्टिव करने की सामर्थ्य घंटी के वादन में है। शरीर में ऊर्जा का संतुलन बनता है और उसकी वृद्धि भी होती है। शिव महापुराण में घंटी का बहुत महत्व बताया गया है। घंटी दान करने से भी बहुत लाभ मिलता है। मंदिर में जब कई श्रद्धालु एक साथ घंटी बजाते हैं तो सामूहिक ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऐसे लोगों में मन में एकता, सहयोग और सकारात्मक भावनाएं विकसित होती हैं। सामूहिक पूजा में घंटी बजाना शक्तिशाली और प्रेरणादायक होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आगे भी ये चर्चा जारी रहेगी। बहुत ही दिलचस्प चर्चा है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन अब जानते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों का आज का पूरा दिन आइए जानते हैं। मिथुन राशि में इस समय चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति तीनों ग्रहों की स्थिति है। चंद्रदेव ने अभी अभी आपके राशि में प्रवेश किया है। तो ये जान लीजिए आप कि आपका राशि स्वामी बुध व्यय भाव में है। एक तरफ तो पैसा खूब आएगा, लेकिन दूसरी तरफ उसी स्पीड से आपका पैसा खर्च भी होगा। लेकिन आपके 10वें भाव का शनि इस बात का संकेत कर रहा है कि आज आपको नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। अपनों को धोखा न दें, बच्चों की चिंता होगी, सेहत का साथ मिलेगा। अपने व्यवहार और वाणी पर ध्यान दें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और मिथुन के बाद अब बारी कर्क राशि के राशिफल को जानने की। तो कैसा रहेगा कर्क राशि के जातकों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा चूंकि इस समय व्यय भाव में स्थित है, खर्च के स्थान में है, तो ऐसे में अपने ही पैसे को संभालने में आपको दिक्कत महसूस होगी। काम पर ध्यान दीजिएगा, वरना आपसे गलतियां होंगी, क्योंकि चंद्रमा जब व्यय भाव में होगा तो गलती होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि परिवार का सहयोग आपको मिलेगा। सिरदर्द और थकान से परेशान हो सकते हैं। अपनी बात स्पष्ट तरीके से कहें, गलतफहमी ना होने दें। शिवलिंग का दही से अभिषेक करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हमें पूजा की घंटी से जुड़ी बहुत रोचक जानकारी दे रहे हैं। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब जानते हैं कि मंदिर में घंटी बजाने के वो नियम जिसका हम सभी को पालन करना चाहिए, तभी हमारी पूजा 100% सफल होगी। पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, मंदिर में प्रवेश किया और घंटी बजाई, इसका नियम भी है। देखो, मंदिर में प्रवेश करते समय घंटी बजाना शुभ माना जाता है।
अब घंटी एक तो आप हाथ से बजाते हैं, लेकिन अगर आप बड़े मंदिरों में गए होंगे, जैसे विंध्यवासिनी मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर है, या बड़े मंदिरों में गए होंगे, तो वहाँ घंटा बड़े घंटा कम से कम 20-20 किलो के पीतल के घंटे दर्शनार्थियों के ऊपर लगे होते हैं, जहाँ दर्शनार्थियों के हाथ आसानी से पहुँच पाते हैं। और दर्शनार्थी मंदिर में प्रवेश करते समय उसी घंटा को दाहिने हाथ से बजाते हुए और अंदर दर्शन के लिए प्रवेश करते हैं। मतलब ध्वनि ऊर्जा के साथ देवी देवताओं का दर्शन करने के लिए प्रवेश करते हैं, उसको घंटा कहते हैं। घंटा की ध्वनि से उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा शरीर और मन को शुद्ध करती है। आरती के दौरान घंटी बजाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे आसपास का वातावरण भक्तिमय हो जाता है। भगवान को भोग लगाते समय, उन्हें जगाते समय घंटी बजाना अच्छा माना जाता है। देवता को स्नान कराते समय भी घंटी बजाई जा सकती है। मंत्र, भजन और घंटी की ध्वनि मिलकर एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। लेकिन मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी ना बजाएं। मंदिर में प्रवेश के बाद लगातार घंटी बजाना शुभ नहीं है। सिर्फ 1 या 2 बार घंटी बजाएं। बहुत देर तक या बार बार घंटी बजाना ठीक नहीं होता है। आरती के समय निरंतर घंटा बजाया जा सकता है। घंटी बजाते समय किसी देवता का मंत्र उच्चारण करना भी शुभ है। मंत्रों के उच्चारण से घंटी की ध्वनि और अधिक प्रभावशाली हो जाती है। रात में सिर्फ शयन आरती के समय ही घंटी बजानी चाहिए। पितरों की पूजा में घंटी कभी भी नहीं बजानी चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। जब पितर पूजा हो, पिंडदान हो, तर्पण हो, या त्रिपिंडी श्राद्ध हो, या नारायण बलि हो, उसमें घंटी बजाने का महत्व नहीं है। उसे शास्त्रों में निषेध किया गया है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, कई मंदिर हमने देखे हैं जहाँ पर बहुत सारी घंटियां लगी होती हैं, तो क्या उन घंटियों को भी बजाना चाहिए? वो किस लिए लगी होती है? क्या उसका क्या महत्व है? देखो, ऐसा है ना कि ये हमारा देश भारत देश है, आस्था का देश है। यहाँ गांव-गांव में पीपल के पेड़ में चौरा देवी मानी जाती हैं। ठीक है, जब बारात घर से विदा होती है विवाह के लिए, तो लड़का वहाँ जाता है पहले, और वहाँ जाकर दर्शन करता है, और उसके बाद फिर वहाँ से प्रस्थान बारात के लिए करता है। तो चौरा देवी पर गांव की महिलाएं, पुरुष, जिनकी जो श्रद्धा है कि माता मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं आपके यहाँ 1 घंटी चढ़ाऊंगी, हाँ। मेरा ये काम हो गया तो 1 घंटा चढ़ाऊंगा, तो लोग ले आकर के अपना अपना घंटा एक मतलब कि लोहे की जंजीर में बांध करके उसमें ताला कुंजी लगाकर अपने पास रख लेते हैं, ताकि कोई हमारा घंटा चुरा के ना ले जाए। और वो घंटे काफ़ी लगे होते हैं, तो जो लोग वहाँ जाते हैं उन घंटियों को बजाते भी हैं। ठीक है, हाँ। तो इस तरह से मतलब कि भारत चूंकि एक आस्था और धर्म प्रधान देश है, हाँ, कोई बड़ा काम के लिए मान देता है कि मैं 1.25 मन का घंटा चढ़ाऊंगा, माने 50 किलो का घंटा चढ़ाऊंगा, तो ऐसे भी घंटे लगे हुए हैं। आप विंध्यवासिनी में देख लीजिए जाकर के, 30-30, 40-40 किलो के घंटे हैं। उस पर जिन लोगों ने घंटा लगवाया है उनका नाम खुदा हुआ है, और बड़े बड़े मोटे मतलब कि जो है लोहे के साकल में वो बंधे हुए हैं घंटे। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, ये आस्था, श्रद्धा और विश्वास का देश है। ये आस्था, श्रद्धा और विश्वास का देव है। यहाँ चींटी को भी जो है बहुत आराध्य माना जाता है। यहाँ चींटी को भी बहुत आराध्य माना जाता है। यहाँ किसी को छोटा नहीं माना जाता है। तो कहने का आशय ये है कि हमारा देश जो है ये आस्था और धर्म का प्रधान देश है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ अंधविश्वास है, अंधविश्वास नहीं है, उसमें कोई ना कोई चीज जो है जरूर जुड़ी हुई है, मान्यता से जुड़ी। अपने घर पर किस तरह की घंटी लानी चाहिए? कैसी घंटी? अपने घर पे ऐसी घंटी रखनी चाहिए जो हमारे मुट्ठी में आ जाए। अच्छा। और उसको हम बजा सकें। बहुत बड़ी घंटी नहीं, हमारे मुट्ठी में उसकी डंडी आ जाए और हम उसको बजाएं। इतनी छोटी भी ना हो कि आवाज़ ना निकले, और इतनी बड़ी भी ना हो कि उसको ज़्यादा देर तक चलाना मुश्किल हो जाए। ऐसी मतलब की घंटी रखनी चाहिए। ठीक है, तो सिंह राशि के राशिफल की बात करें इससे पहले कालचक्र की एक नियमित दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। पंजाब से हमारे साथ दिया बंसल जी जुड़ गई हैं। दिया जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। आपको कोटि कोटि प्रणाम। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां। मैं दिया बंसल बोल रही हूँ। पंडित जी, मेरे ना 2 प्रश्न हैं।
एक तो मेरी बेटी है जिसका जन्म है 7 जून 2012, रात को 7:26 पे दिल्ली में हुआ था। पंडित जी उसका भविष्य कैसे रहेगा, मुझे ये पूछना है। दूसरा पंडित जी, वो आजकल ना क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा जिद कर रही है, उसका कोई भविष्य है तो बता दीजिए। बिल्कुल भविष्य है, उसे क्रिकेट खेलने में आगे बढ़ाओ, खेल कूद में उसकी बहुत अच्छी रुचि है और उसमें उसको सफलता मिलेगी। अच्छी कोचिंग करवाओ और अच्छे किसी मतलब की जो है स्थान में उसके लिए प्रैक्टिस करने की व्यवस्था करवाओ, क्योंकि उसका मंगल मतलब कि बहुत ही मजबूत स्थिति में है। ऐसे बच्चे खेल कूद में बहुत अच्छा करते हैं और उसे मतलब कि अंडर एस्टिमेट मत करो, उसके भावनाओं को दबाओ मत, बल्कि उसे खेल की तरफ प्रोत्साहित करो। चलिए अब सिंह राशि के राशिफल की बात करते हैं। कैसा रहेगा सिंह राशि के जातकों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, इस समय भी सिंह राशि में केतु की स्थिति है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य इस समय 10वें भाव में स्थित है बुध के साथ। कहने का आशय कुल मिलाकर हमारी ये है कि थोड़ी सी आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना तो है, लेकिन आपको अपने सीनियर्स के साथ बहस नहीं करना चाहिए। रिश्तेदारों के साथ वाद विवाद से बचने का प्रयास करना चाहिए। किसी अपने की सेहत की चिंता सताएगी। नकारात्मक विचारों से दूरी बनाएं। तांबे के लोटे से सूर्य को जल दें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र के एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। हीरालाल जी हमारे साथ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से जुड़ गए हैं। हीरालाल जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, हमारे 2 बच्चे हैं और दोनों बड़े हैं और बहुत परेशान हूँ। 5-6 साल से आपका कार्यक्रम देखता हूँ, आज फोन लगा है। पहले की डेट ऑफ बर्थ है 5 सितंबर 1993। जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद बहुत उदंड स्वभाव का है, शादी ब्याह भी नहीं हो रहा है। इसके मकर लग्न का है, तृतीय भाव में शनि है, चौथे में चंद्रमा है, मेष राशि है और सप्तम में शुक्र है। अरे ज्योतिष मत बताइए मुझे, आप सवाल पूछिए। सवाल ये है कि मैं सर उससे मैं जानना चाहता हूँ कि वो भविष्य में कुछ करेगा या हमें ऐसे ही परेशान करेगा। देखिए, ऐसा है, वो मंगल से प्रभावित लड़का है। उसके अंदर उत्तेजना, गुस्सा और भविष्य के प्रति कोई चिंतन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि उसके अंदर सुधार आए तो पहली बात तो आपका कहना मानेगा नहीं। अभी जो स्थिति है प्रश्न के हिसाब से, तो आप ही कुछ करिए, क्योंकि उपजहि पूत पिता के धर में, खेती उपजहि अपने कर में। पुत्र का अभ्युदय उत्थान जो होता है वो पिता के धर्म कर्म के द्वारा होता है। पिता का धर्म कर्म कमजोर होगा तो पुत्र कहीं न कहीं से अपने जीवन में असफल होगा या पीड़ा पहुंचाने वाला होगा। प्रश्न करना आसान है, लेकिन उस पर अमल करना मुश्किल है। अगर आप रोज सुबह शाम 1-1 घंटे सीताराम सीताराम नाम जप करना शुरू कर दें और भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे कुछ नहीं चाहिए इसके बदले में, केवल मेरे बेटों को आप सद्बुद्धि दे दीजिए। यही एक प्रार्थना करें कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरे बेटों को सद्बुद्धि दे दीजिए। और बेटों से भी कुछ न बोलें, केवल भगवान से बोलें और 1 घंटे सुबह शाम रोज जप करें। आप 16 महीने के अंदर जब आपकी जप संख्या 1 करोड़ पहुंच जाएगी तो आप अपने बेटों को देखिएगा। अगर वो श्रवण कुमार न बन जाएं तो कहिएगा, अगर वो सफल न हो जाएं तो कहिएगा, अगर उनकी अच्छी शादी न हो जाए तब कहिएगा। लेकिन कुछ आप भी करेंगे ना, केवल पूछने से थोड़ी काम चलेगा। पूछने से तो ये है कि मंगल है उसका और उत्तेजना में इतना रहता है कि किसी को कुछ समझता ही नहीं है और अपने भविष्य की बिल्कुल उसको कोई चिंता ही नहीं है। तो बात तो ये है। अब इसमें ठीक करने के लिए कुछ आप करिए, कुछ आप उपाय करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो पूजा के दौरान सभी घंटी बजाते होंगे, पर क्या आप जानते हैं हमें पूजा के दौरान
कैसे घंटी बजाना चाहिए और पूजा घर में घंटी कहाँ रखनी चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कैसे बजाना चाहिए वो थोड़ा सा आपने समझाया, लेकिन थोड़ा सा और आपसे समझना चाहेंगे। और पूजा घर में कहाँ रखनी चाहिए घंटी, उसका भी कोई पर्याप्त स्थान है? देखो, घंटी हमेशा मूर्ति के पास और सामने रखनी चाहिए। बजाते समय घंटी का ऊपरी हिस्सा हाथ में होना चाहिए। घंटी को सीधे हाथ से ही पकड़ें। घंटी की आवाज़ पूरे घर में गूंजनी चाहिए। घंटी के मंदिर की दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। मंदिर के दरवाजे के ऊपर या बाहर भी घंटी नहीं रखना चाहिए। रात के समय घंटी नहीं बजानी चाहिए। भगवान को सुलाने के बाद घंटी नहीं बजानी चाहिए। बड़े मंदिरों में पूजा के नियम बहुत कठोर होते हैं, लेकिन घर की पूजा में सरलता होती है। ऐसे में घर में हमेशा छोटी घंटी का ही प्रयोग करना चाहिए। घर के मंदिर में बड़ी घंटी लगाना ग्रह दोष और अशांति का कारण भी बन सकती है। घर में क्लेश बढ़ सकते हैं। घर के मुख्य द्वार के अंदर बाहर, रसोई और तिजोरी के पास घंटी बजाना शुभकारी माना जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब राशिफल की भी चर्चा कर लेते हैं। कन्या राशि के राशिफल की बात करते हैं। कैसी रहेगी कन्या राशि वालों की आज की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी बुध इस समय वृषभ राशि में और आपके भाग्य स्थान में सूर्य के साथ स्थिर है। इसका मतलब धन की स्थिति स्थिर रहेगी। हो सके तो बड़ा खर्चा टाल दीजिए आज, क्योंकि दिन आपके लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन आपके सभी काम पूरे होंगे। अपनों से बात करते समय थोड़ा सा बोलने पर नियंत्रण रखिए। स्वास्थ्य और दिनचर्या दोनों का ध्यान रखिए। आज अपनी भावनाओं पर काबू रखिए। देखिए, भगवान गणेश को दुर्वांकुर अर्पित करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त मध्य प्रदेश के सतना से हमारे साथ राजेश जी जुड़ गए हैं, कालचक्र के नियमित दर्शक हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। गुरु जी प्रणाम। हाँ, सदा सुख रहिए। 24/7/1972 से जन्म हुआ है सर, रात 11:30 से। जी जी जी। हमें ये जानना चाहते कि ये जैसे मेरे लिए मैं घर के बनाना चाहता हूँ या जमीन खरीदना चाहता, तो क्या हो पाएगा, बन पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, 200% हो पाएगा, लेकिन अभी नहीं हो पाएगा। और मार्च तबीयत भी खराब रह जाती है। मार्च 2028 तक आपका घर हो जाएगा। मार्च 2028 तक आपका घर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो, जहाँ तक आपने अपनी सेहत के लिए पूछा है, तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एक बार आप अपने डॉक्टर से मिल करके और अपना लीवर का जांच करवा लीजिए, क्योंकि आपके छठे भाव का स्वामी बृहस्पति है, वहाँ शनि की स्थिति है। ऐसे लोगों को लीवर, आमाशय में डाइजेशन संबंधी प्रक्रिया खराब होती है, और जिसके कारण शरीर में थकान, कमजोरी और नाना प्रकार के उपद्रव महसूस होते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो उसका इलाज करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं तुला राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा तुला राशि वालों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि पर इस समय मंगल की पूर्ण दृष्टि है, और तुला राशि से भाग्य स्थान में चंद्रमा, आपका राशि स्वामी शुक्र और बृहस्पति, 3 शुभ ग्रहों की स्थिति है। ऐसे में अगर आप पैसे का लेन देन संभल कर करें तो सफलता आपके कदम चूमेगी। करियर में पार्टनरशिप से लाभ के योग बने हुए हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि मंगल और शुक्र की जो तृतीय एकादश स्थिति है, और मंगल का जो आपके राशि पर दृष्टि है, इसके कारण वैवाहिक जीवन में थोड़ी खटपट हो सकती है, और यात्रा में थोड़ा सा शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। अपने वजन पर नियंत्रण रखें, खान पान पर ध्यान दें, ज़रूरत से ज़्यादा तनाव बिल्कुल ना लें। गाय को गुड़ और गेहूं की रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से सिमी जी जुड़ गई हैं। सिमी जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल कीजिए। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ पंडित जी, मुझे मेरी बेटी का जन्म 15 अप्रैल 2001 है। रात्रि के 12:30 बजे का टाइम है, दिल्ली का। मुझे जानना
मुझे पंडित जी ये जानना है कि मेरी बेटी यूजीसी नेट की तैयारी कर रही है, क्या उसे प्रोफेसर की जॉब लगेगी? ये तैयारी कर रही है, इसमें उसको सफलता मिलेगी कि नहीं? सरकारी नौकरी के योग हैं कि नहीं? देखो, ये कहना बहुत मुश्किल है मेरे लिए कि सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसे नेट क्वालिफाई करने में या दूसरी जो भी पढ़ाई वो कर रही है, उन सब पढ़ाइयों में सफलता मिलेगी। पढ़ाई का योग उसका बहुत अच्छा है, पढ़ने में भी वो ठीक है। अगर वो रोज गणेश चालीसा का पाठ करना शुरू कर दे सुबह शाम, तो उसके पढ़ाई में और 4 चांद लग जाएगा। पढ़ाई में उसे कभी डिफीट नहीं मिलेगी। रही बात सरकारी नौकरी की, तो सरकारी नौकरी का अब क्या स्कोप है भारत में, ये तो अब कहना मुश्किल है। तो इसलिए जब वो विद्वान होगी, अच्छी पढ़ी लिखी होगी, तो उसकी आजीविका अच्छी होगी। अब वो चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी मंगल इस समय 6ठे भाव में चला गया है भाई। तो आप थोड़ा धन संबंधी मामलों में अलर्ट रहिए। किसी के बहकावे में आकर के कहीं पैसा अगर लगाओगे तो डूबेगा पक्का। आज समय पर काम भी आप नहीं पूरे कर पाएंगे और आप अपने परिवार के सदस्यों से भी खुश नहीं रहेंगे। लेकिन आपको चाहिए कि यदि आपकी माँ बुजुर्ग हैं तो उनके सेहत का ध्यान रखिए। सेहत पर खर्चा भी बढ़ सकता है। आज किसी भी काम में आप जल्दबाजी दिखाने से बचिए। सफ़ेद चंदन का तिलक माथे पर लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और आर्थिक राजधानी मुंबई से हमारे साथ एक कालचक्र की दर्शक जुड़ी हैं, हरलीन कौर जी। हरलीन जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल कीजिए। हेलो। हाँ बोलो। प्रणाम पंडित जी, चरण पर। खुश रहो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग पंडित जी, मेरा जन्म साल 2008 है और मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला तो पंडित जी ये कि मैंने आपको फोन लगा के पूछा था, आपने बोला था घर के कलेश के लिए पूजा पाठ होनी चाहिए घर पे, लेकिन घर पे पूजा पाठ पहले से माता जी करती है, तो भी क्लेश कले बहुत है और पिताजी का स्वभाव भी अच्छा नहीं रहता घर पे। तो क्या कारण से हो रहा है और उसके लिए क्या उपाय किया जाए? और दूसरा प्रश्न ये कि मेरा अपना भविष्य आगे कैसा रहेगा और मेरा अभी 12वीं का रिजल्ट कैसा आएगा? देखो, पहली बात तो ये कि घर में शांति का माहौल रहे, इसके लिए हर परिवार को बताना चाहूँगा कि जो लोग भी जरा सा सनातन धर्म में आस्था विश्वास रखते हैं, उन्हें एक राम दरबार का चित्र लगाना चाहिए और घर में सुबह शाम भगवान राम की पूजा करके, धूप दीप जला करके, भोग प्रसाद अर्पित करके राम रक्षा स्तोत्र या विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए और घर में कपूर से आरती करना चाहिए और घंटी बजाते हुए और कपूर की आरती सभी घरों में दिखानी चाहिए। इससे घर में शांति का माहौल होगा। और कोशिश करें कि जो घर में बुद्धिमान हो वो युद्ध में सम्मिलित न हो। जो घर का बुद्धिमान हो वो समझदारी के साथ काम करे, क्योंकि देखो, किसी भी घर में जो कलह होता है उसका 95% जिम्मेदार उस घर का मुखिया होता है। अगर मुखिया ठीक है तो आधी समस्या अपने आप ठीक हो जाती है। तो अगर राम दरबार का पूजा करके वो आपकी माताजी राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगी और सुबह शाम घंटी और कपूर की आरती के साथ अपने बेडरूम में, अपने घरों में आवाज़ करेंगी, तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी आपके घर का सामंजस्य ठीक हो जाएगा। बाकी आपका भविष्य ठीक है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके सप्तम भाव में इस समय बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा की स्थिति है। सप्तम भाव में गजकेसरी योग भी बन रहा है। तो माँ या ननिहाल से आपके धन लाभ के योग बने हुए हैं। आज करियर में आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। आज एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि आपकी धनु राशि है तो आपके बड़े भाई या छोटे भाई से थोड़े से संबंधों में दिक्कतें आ सकती हैं।
मामूली स्वास्थ्य समस्याओं को नज़रअंदाज न करें। जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला न लें। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए फिरोजी है। जय मां विंध्यवासिनी। और उत्तर प्रदेश के बहराइच से इस वक्त रामरूप जी हमारे साथ कालचक्र के एक दर्शक जुड़ गए हैं। रामरूप जी, बहुत स्वागत है कालचक्र में आपका। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। हाँ पंडित जी। हाँ हेलो। बोलिए। हाँ पंडित जी, दंडवत प्रणाम। रामरूप मिश्रा, हम जनपद बहराइच उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं जी। पंडित जी, मेरी जन्म तिथि 23 फरवरी 1983 है। रात में 9:10 पर जन्म है जी। पंडित जी, मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ कि मुझे रोग और कर्ज बहुत है, कोई जीविका का साधन चल नहीं रहा है, बहुत प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिली है, तो कैसे सफलता मिलेगी? 25 जून तक का इंतजार करिए। 25 जून के बाद जब बृहस्पति अपनी कक्षा बदलेगा, कर्क राशि में प्रवेश करेगा, तो निश्चित रूप से आपके आजीविका का मार्ग प्रशस्त होगा। तब तक आप अगर चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बदले और आप मुसीबत से बाहर निकलें, तो सूर्योदय के समय उठिए, नहाइए, सूर्य को जल दीजिए और हनुमान जी के चित्र के सामने या हनुमान मंदिर में बैठ करके हनुमान चालीसा का 100 पाठ करिए। अगर हनुमान चालीसा का 100 पाठ आपने 40 दिन कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आपने हिमालय पर झंडा गाड़ दिया। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जो आपको अभाव में रखे, और दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोग शोक से ग्रसित करे। 3.5 घंटे लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। एक दिया जलाइए और 3.5 घंटे तक बैठ करके प्रातःकाल हनुमान मंदिर में, अपने घर के पूजा स्थान में ये पाठ करिए। हनुमान जी आपके सारी समस्याओं की जिम्मेदारी ले लेंगे। पूर्ण रूपेण शरणागति रखिए और हाँ, इन 40 दिनों में ब्रह्मचर्य का कठोरता के साथ पालन करिए और इन 40 दिनों में कहीं किसी के यहाँ निमंत्रण खाने बिल्कुल मत जाइए। अपने घर का ही बना हुआ रूखा सूखा भोजन करिए। हनुमान जी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अब जानते हैं मकर राशि का राशिफल। तो मकर राशि वालों का आज का पूरा दिन कैसा होने वाला है, आज उनका भाग्य कितना मजबूत है, आइए जानते हैं। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी अभी भी तृतीय भाव में मीन राशि में गोचर कर रहा है और आपके भाग्य भाव का स्वामी बुध है, उससे शनि का इत्तेसाल हो रहा है। नए संपर्क जुड़ेंगे जिससे काम में मदद मिलेगी। परिवार में सुख शांति रहेगी, लेकिन बच्चों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मानसिक शांति बनी रहेगी। ज़्यादा सोचने में समय खराब न करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और मकर के बाद अब बारी कुंभ राशि का राशिफल जानने की। तो बताते हैं आपको कि आज कुंभ राशि वालों का पूरा दिन कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में तो अभी भी राहु की स्थिति है। आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है। ऐसे में देखा जाए तो आपके पंचम भाव में 3 शुभ ग्रह हैं, तो पैसा तो खर्च होगा। मन लगाकर काम करिए और अगर विदेश जाने की सोच रहे हैं तो सोच समझ करके निर्णय लीजिए, क्योंकि इस समय यात्रा का योग बन रहा है। घर के बड़ों से मनमुटाव हो सकता है। आपकी डाइजेशन, आपका पाचन शक्ति कमज़ोर रहेगा, इसलिए अपने खान पान पर ध्यान दें। गुस्से में आकर कोई भी फैसला न लें। किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए नेवी ब्लू है। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंभ के बाद अब बारी मीन राशि के राशिफल को जानने की। तो बताते हैं आपको कि मीन राशि वालों का आज का भाग्य उनका कितना मजबूत है। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में अभी भी शनि मंगल की स्थिति बनी हुई है। अरे, धन हानि का योग बना हुआ है। पैसे संभाल कर खर्चा करो, क्योंकि शनि की 7.5 भी चल रही है। अपने काम समय पर आप नहीं पूरे कर पाएंगे, इससे दुखी मत होइएगा, लेकिन आगे अलर्ट रहिएगा। रिश्तों में समझदारी से काम लीजिए। शरीर में दर्द रहेगा, थकान महसूस होगी। आज महत्वपूर्ण फैसले ना लीजिए। किसी मंदिर में दान पुण्य करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो हमारे आज के ईमेल कुंडली विजेता हैं देहरादून के रहने वाले दीपांशु भट्ट। इनकी माता कोमल भट्ट ने हमें ईमेल करके अपने बेटे के भविष्य के बारे में जानना चाहा है। आइए हम पंडित जी से इनकी कुंडली के बारे में बात करते हैं। पंडित जी, आपको तमाम डिटेल्स दीपांशु भट्ट की बताई हैं। इनकी माता जी ये जानना चाहती हैं, ईमेल करके उन्होंने जानना चाहा है इसकी सेहत कैसी रहेगी, सरकारी नौकरी का योग है, काफी गुस्सैल आजकल रहने लगा है दीपांशु। देखिए, ऐसा है, दीपांशु का जन्म 3 अक्टूबर 2009 8:18 पर रात्रि में चंपावत उत्तरांचल में हुआ है। ये वृषभ लग्न में पैदा हुआ है और इसकी जन्म राशि मीन राशि है। इस समय इसकी बुध की दशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। बुध और शुक्र क्रमशः इसके लग्नेश पंचमेश हैं और बुध शुक्र दोनों की चतुर्थ भाव में स्थिति है। इंटर में तो इसने बहुत अच्छा पढ़ाई में प्रदर्शन किया है और बहुत अच्छी नौकरी लेकर के आया है। 2 शुभग्रह केंद्र में बैठे हुए हैं। बृहस्पति भी इसका भाग्य स्थान में है और नीच राशि में भले है लेकिन उच्च के नवांशक में है। ये भी अपने आप में एक अच्छा ही संयोग माना जाएगा। तो ऐसे में हम ये कहना चाहेंगे कि दीपांशु मैनेजमेंट के क्षेत्र में जो भी काम आगे बढ़ कर के करेंगे उसमें 100% इनको सफलता मिलेगी। जहाँ तक क्रोध का सवाल है तो गुस्सा इनको कोई ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक कोई शरीर में कमी है जिसके कारण गुस्सा आता है। गुस्सा ये घर में ज़्यादा दिखाते हैं, बाहर गुस्सा की मात्रा इतनी ज़्यादा नहीं है। और चूँकि बुध की महादशा चल रही है और बुध इनका पंचमेश है और द्वितीयश है। अगर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाते रहें और हनुमान जी की उपासना करते रहें, हनुमान जी की उपासना में नित्य 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, ना तो कभी विवाद होगा, ना किसी मुकदमे में, ना किसी लड़ाई झगड़े में, ना कहीं ये इन्वॉल्व होंगे और हर तरह से इनका विवेक जागृत होगा। क्योंकि देखो, इनके कुटुंब भाव में मिथुन राशि का मंगल है और वहाँ शनि की पूरी दृष्टि है। वाणी से कभी कभी ये जो जरूर कुछ गलत बोल जाते हैं जिसके कारण विवाद तूल पकड़ लेता है। तो इन्हें अपने वाणी पर संयम रखना चाहिए और वाणी पर संयम के लिए अगर 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करेंगे तो सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी से जानते हैं गरुड़ घंटी के बारे में। आखिर क्या है ये गरुड़ घंटी, पूजा में इस घंटी का क्या महत्व है, पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, क्या होती है गरुड़ घंटी? जो होती है बहुत छोटी होती है, यह केवल हाथ से ही बजाई जाती है। ये घंटी घर में प्रायः प्रयोग की जाती है। इस पर बने गरुड़ भगवान का चित्र होता है जो भक्तों तक संदेश पहुंचाते हैं। गरुड़ घंटी भक्ति और समर्पण की प्रतीक है। घंटी बजाने से गरुड़ खुद सामवेद का गान करते हैं। इसका उपयोग दैनिक पूजा, आरती और मंत्र में किया जा सकता है। इससे जुड़ी एक कथा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कथा ये है कि एक बार गरुड़ जी ने देखा कि पृथ्वी पर असुरों का आतंक बढ़ रहा है, राक्षसों का, और वे देवताओं को यज्ञ पूजा आदि विधियों को बाधित कर रहे हैं। तो साधु संत पूजा के समय भयभीत रहते थे जिससे पूजा की पवित्रता भंग हो रही थी। तब गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे पूजा के समय राक्षसी शक्तियों को दूर किया जा सके और वातावरण शुद्ध रहे। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा था कि गरुड़, तुम मेरे सच्चे सेवक हो। तुम्हारे पंखों की जो ध्वनि है वह इतनी दिव्य और शक्तिशाली है कि उससे राक्षसी शक्तियाँ भयभीत हो जाती हैं। उसके बाद विष्णु जी ने ऋषियों को आदेश दिया कि अब से जब भी पूजा हो तो एक ऐसी वस्तु का उपयोग करो जिसमें गरुड़ के पंखों की ध्वनि के समान कंपन हो। यही कंपन वातावरण को शुद्ध करेगा और बुरी शक्तियों को दूर भगाएगा। देवशिल्पी विश्वकर्मा ने गरुड़ जी की पंखों की ध्वनि से प्रेरणा लेकर के घंटी बनाई, वही गरुड़ घंटी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कालचक्र की एक नियमित दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, दिल्ली से हिमांशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। हिमांशी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे को अपने बारे में पूछना है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 11 दिसंबर 2003 है। मेरा 7:25 का सुबह जन्म है। मेरे को ये पूछना था कि मेरे को करियर में सरकारी नौकरी का योग है, अगर है तो लग जाएगी कब तक, अगर नहीं है तो किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए, और MBA करना चाहती हूँ फाइनेंस में, तो हो जाएगा, और भाग्योदय कब तक होएगा, और विवाह कब तक कैसा होगा। देखो बेटा, सरकारी नौकरी का योग तो आपकी कुंडली में नहीं है, लेकिन चंद्रमा मंगल का चतुर्दशम संबंध इस बात का संकेत करता है कि MBA में बहुत अच्छे से आप सफल हो जाओगे और आपका करियर भी ठीक होगा। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो विवाह के योग तो अब आपके शुरू हो जाएंगे इस साल
जून 2026 से, और जून 2026 से लेकर के मार्च 2028 तक आपके विवाह के योग बने रहेंगे। इसमें जब भी घर वाले प्रयास करेंगे तो विवाह का संयोग बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और हरदोई से इस वक्त साधना जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। साधना जी, बहुत स्वागत है कालचक्र में आपका। सवाल कीजिए अपना। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, हम अपने बेटे और बहू की नौकरी या बिजनेस क्या उनको कराना है, इसके लिए बहुत परेशान हैं। और हमारी पोती हुई है, हमने आपको मेल किया तो हम चाहते थे कि आपके कमलों से उसकी जन्म पत्री बने तो अच्छा लगेगा हमें। और चलिए, आपके बेटे और बहू का भविष्य अच्छा है। ये लोग रोजगार परख हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। समय लग सकता है, ये समय जून तक का भी हो सकता है और अक्टूबर तक का भी हो सकता है। बेटे बहू रोजगार परख हो जाएंगे। अभी तो आपकी पोती छोटी है, जब तक मतलब कि पोती बड़ी नहीं होगी तब तक बहू को रोजगार परख होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। जहाँ तक कुंडली का सवाल है तो आप ईमेल करिए और यहाँ से लकी कुंडली विजेता में आपका नाम आएगा तो हम कुंडली बना के भी आपको भेजेंगे। तो चलिए, आज घंटी पर जो चर्चा लगातार हो रही थी, ऐसे में पंडित जी एक जहन में सवाल आया कि हम लगातार घंटी की चर्चा तो कर रहे थे, हमने तमाम अपने दर्शकों को बताया किस तरीके से विधि विधान, क्या उपाय, क्या मंत्र कहाँ रखना चाहिए, सब कुछ आपने बताया। लेकिन अगर किसी के मंदिर की घंटी खंडित हो जाए तो उसे किस तरीके से फिर डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, क्या उसका मंदिर की घंटी अगर डिस्पोज, पहली बात तो अगर शुद्ध पीतल की घंटी नहीं होगी तभी टूटेगी। अच्छा। अगर मिलावटी होगा तब टूटेगा। अगर शुद्ध पीतल की घंटी होगी तो न डंडी टूटेगी न मतलब की घंटी टूटेगी। मिलावटी होगा, मिक्सचर धातु होगी तो टूटेगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर घंटी टूट ही जाती है तो उसको लाल कपड़े में लपेट करके किसी मतलब की जो है पवित्र नदी में विसर्जित कर देना चाहिए, या पवित्र नदी के किनारे थोड़ी सी बालू हटा करके उसी में दबा देना चाहिए। अच्छा, ठीक है। उसको बेचना नहीं चाहिए, ओके। उसको उसके बदले में कुछ लेना नहीं चाहिए। इस तरह से ध्यान रखना। तो अगर ऐसा होता है तो क्या इसे अशुभ माना जाए? नहीं, कुछ नहीं, शुभ अशुभ कुछ नहीं होता है। शुभ और अशुभ कुछ नहीं होता है, ये हमारी मानसिक चिंता है। अगर हम मान लेते हैं कि अशुभ है तो अशुभ है। सब कुछ जब हरि कृपा से हो रहा है तो अशुभ क्या है? हर चीज़ में हरि कृपा देखो, अशुभ कुछ है ही नहीं है ज़िंदगी में। हर काम में हरि कृपा देखो, प्रभु ऐसा ही चाहते हैं। और प्रभु मंगल भवन है तो अमंगल कैसे होगा? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सुदशरथ अजीत बिहारी। जब प्रभु की ही इच्छा से सब कुछ होना है तो अमंगल कैसे होगा? बहुत शुक्रिया पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को इतनी रोचक और दिलचस्प जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।